देखो बच्चों, सो वी आर स्टार्टिंग एफएम सितंबर दिसंबर 2025 एग्जामिनर रिपोर्ट। तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट है ये। इससे लेटेस्ट अभी आई नहीं है। तो लास्ट जो लेटेस्ट अवेलेबल है सितंबर दिसंबर की है हमारे पास। और जिन बच्चों को एग्जामिनर रिपोर्ट के बारे में नहीं पता, उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एग्जामिनर रिपोर्ट एनालिसिस है बाय एग्जामिनर के सितंबर दिसंबर एग्जाम में बच्चों ने क्या मिस्टेक्स करी और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो जनरली होता क्या है, तीनों सेक्शन के ऊपर बात करता है एग्जामिनर। सेक्शन ए में जैसे वी हैव अराउंड 15 क्वेश्चन, ठीक है। एंड सिंस इट्स एन एग्जामिनर रिपोर्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट, सितंबर और दिसंबर, तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। बट एग्जामिनर आपको इसमें 30 क्वेश्चन के एनालिसिस नहीं बताता। एग्जामिनर विल गिव यू 4 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने गलती है करी। सेक्शन ए में यू विल फाइंड 1 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी और सेक्शन सी के दोनों क्वेश्चन। जनरली सेक्शन ए और बी तो एसी से रिलीज ही नहीं करता है बच्चों, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत सेक्शन ए बी कैसा आया था वो कहाँ से पता चल सकता है, एग्जामिनर रिपोर्ट से। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, तीनों सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे आपको बता भी रखा है, सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर सेक्शन बी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके 5 पार्ट है। और सेक्शन सी में दोनों क्वेश्चन जो आए थे अभी सितंबर दिसंबर में, कांस्टेंट कंपनी और मीन कंपनी दोनों पे बात की हुई है। तो जल्दी से बच्चों एक बार समझ लेते हैं। देखें, अगर हम एग्जाम में होते तो क्या हम भी कर पाते या नहीं कर पाते, या हमें भी डिफिकल्ट लगता। सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अभी आंसर शो नहीं करता हूं, डिस्कस करता हूं आप लोगों से। ये कुछ एफआरए पे बोल रहा है, हमेशा रिक्वायरमेंट पहले पढ़ो, राइट। व्हाट विल द पेमेंट और रिसिप्ट अंडर एफआरए फॉर अपोलो कंपनी। एफआरए की पेमेंट या रिसिप्ट निकालनी है। क्या हमने डिस्कस किया था क्लास में, एफआरए में कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा मिलेगा, कैसे निकाला जाता है। एफआरए 3.6 का क्या मतलब होता है, एफआरए 6.12 का क्या मतलब होता है, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल। तो अपने लिए तो मुश्किल ही नहीं है क्या। देख लेते हैं। अपोलो कंपनी नीड्स 10 million 9-month loan in 3 months time and buy a 312 FRA। अच्छा, 3 महीने बाद कितने महीने के लिए, 9 महीने। FRA 4.6%, 4.1%। तो ये समझ गए आप दो रेट क्यों दिए हुए हैं, बोरो रेट और डिपॉजिट रेट। अगर मैं बोरो करूंगा तो एफआरए में कितने का है, 4.6। डिपॉजिट करूंगा तो एफआरए कितने का है, 4.1 का। इन 3 months टाइम अपोलो कंपनी 10 million रेट 4.5%। अरे क्या हुआ, अपन है कौन वैसे, बोरोवर या डिपॉजिटर, बोरोवर। तो हम बिल लेने आए हैं, तो हमें किस रेट पे मिलेगा, 4.6%। नहीं समझे, बोरोवर एफआरए कितने पे बुक कराएगा, हायर रेट पे 4.6% पे। बट मार्केट में एक्चुअली रेट कितना हो गया, 4.5। तो कहाँ फायदा कहाँ नुकसान, कहाँ फायदा कहाँ नुकसान, एफआरए में फायदा हुआ है या मार्केट में फायदा हुआ है, मार्केट में। भाई एक्चुअल रेट इज लोअर देन एफआरए रेट। और ये जो डिफरेंस आया 0.1%, बट अब क्या फायदा, आपने तो एफआरए बुक करा रखा है, और जब आप एफआरए करा के रखते हो तो अब कुछ भी आए आपको उसमें खुश नहीं होना है या दुखी नहीं होना। फायदा होगा तो भी आपका 4.6 लगेगा, और नुकसान होगा तो भी 4.6 लगेगा। तो बच्चों एक बात तो इसमें क्लियर हो गई कि मुझे पैसे देने हैं, मतलब 4.5 मार्केट को दूंगा और 0.1% किसको दे दूंगा, बैंक को, ताकि मेरी ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी आए, 4.6। तो इतना मुझे पता लग गया कि आंसर इसका या तो बी होगा या डी होगा, सॉरी रिसिप्ट होगा ना, ए या सी हो जाती है गलतियां। तो ए और सी में तुक्का लगाना पड़ेगा क्या, गेस करना पड़ेगा, या मैथ्स है जरा सी, बहुत मुश्किल मैथ्स है बच्चों। इसमें एलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ लगा के निकाल पाओगे। 10 मिलियन इंटू 0.1% कितने महीने के लिए,
9 मंथ समझते हो? 9 महीने का बहुत लॉजिक है जिंदगी में। नहीं समझे? समझ गए। तो कितना आंसर आ गया? अरे ये तो मुश्किल तो था नहीं यार, लग रहा है 2 मार्क्स तुम ला नहीं सकते थे, अभी आया है सितंबर दिसंबर। ये मेरी वजह से है, वो मुझसे नहीं पढ़े होंगे बच्चे, समझ लो। दे दो क्रेडिट यार थोड़ा सा। चलो। हम्म। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा दिशा ने। हमेशा जो ज्यादा वाला हो। लॉजिक सिंपल है भाई। कभी भी आप दुकानदार से सामान खरीदने जाओगे महंगे पे ही बेचेगा, और बेचने जाओगे तो सस्ते में ही खरीदेगा। जिंदगी का असूल है ये। नहीं। अगले पे आ जाओ। अरे ये थ्योरी वाले क्वेश्चन से बड़ा डर लगता है बच्चों। यहाँ रख लेना इज्जत थोड़ी। यहीं बच्चे लिपट जाते हैं सारे। सब थ्योरी नहीं हो पाती। लो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पूछा है बच्चों। लो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो हम बता ही नहीं सकते। हमने तो जिंदगी में कभी लो इन्फ्लेशन, इंडिया में तो हमने हमेशा क्या देखा है? हाई इन्फ्लेशन, महंगाई, मारामारी, सीएनजी, पेट्रोल। अभी तो देखो हम तो। क्या बात है, तुम लोग एग्जामिनर को गलत करने के लिए आए हो? एग्जामिनर तो इन्हें डिफिकल्ट बता रहा है, देखो चेक करो, मुझे भी नहीं आता यार। ओ, करेक्ट। देख रहे हो, ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जो एग्जामिनर कह रहा है सबसे मोस्ट डिफिकल्ट, वो आप लोगों के लिए नॉन डिफिकल्ट। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। तो which two of the following are likely to occur in a country that experience relatively low inflation? तो बच्चों पहले जो चीज मैं आपको समझा दूं, एक बात समझना है कि जब इन्फ्लेशन लो होता है तो वैट पे क्या इम्पैक्ट आता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाना। अगर इन्फ्लेशन लो है, अच्छा एक बात बताओ, इंसान कहाँ पे ज्यादा पैसे कमाने का मतलब अनसर्टेनिटी कब होगी? जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। अनसर्टेनिटी तब है, अगर इन्फ्लेशन कम है तो चीजों के दाम, चीजों के प्राइसेस स्टेबल होंगे, कंट्री मोर सर्टेन होगी। इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इक्विटी की, डेट की एक्सपेक्टेशन कम हो जाएंगी, वो भी कम मांगेंगे, तो डिस्काउंट रेट गिर जाएगा। डिस्काउंट रेट गिरेगा तो पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। आपका प्रोजेक्ट जो, अच्छा, एक प्रोजेक्ट था जिसमें लोग मांग रहे थे 15%, अचानक से उस प्रोजेक्ट में 8% पे फंडिंग मिल रही है, तो वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हुआ नहीं हुआ? तो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी बढ़ी या घटी है? बढ़ गई। तो डिक्रीज इन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, रॉन्ग। अरे जिस कंट्री में महंगाई ज्यादा है वहां पे कम अपॉर्चुनिटी है। हमारे इंडिया में महंगाई इतनी ज्यादा है कि कोई भी काम करने के लिए बहुत मोटे पे पैसा उठाना पड़ता है, ऐसे आसानी से काम नहीं हो सकता। डोमेस्टिक कंट्री विल डी वैल्यू। अरे नहीं, काहे मोदी जी मना कर रहे हैं सोना मत खरीदो, सांसें मत लो, सॉरी, जो भी कह रहे हैं सर। तो ये बी नहीं, एक्सपोर्ट तगड़ा हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, पैसे में पावर हो जाएगी। अभी एक डॉलर अराउंड 95 रुपीज का हो गया बच्चों, 96। कुछ टाइम बाद 100 हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अपन तो क्या है, कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए, 96 में थोड़ी कंफ्यूजन है। सीए वाले बच्चों को तो यही चाहिए। डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड, हाँ ऑब्वियसली। डोमेस्टिक डिमांड क्यों नहीं राइज करेगी? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल फॉल, क्यों नहीं फॉल करेगी बच्चों? ये गलत क्यों हुआ होगा? आप सब तो चलो कंसेप्चुअली पढ़ रहे हो, ऑल क्रेडिट गोज टू अगेन टू यू ऑल। तो कंसेप्ट, बट ये बच्चों ने क्या है, मोस्टली क्या है, रट्टा लगा के रखते हैं इन चीजों पर, तो वो नहीं हो पाता है आंसर, इसलिए गलत हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल प्रैक्टिकल कुछ पूछा है। अच्छा, ये तो अभी रिसेंटली हम पढ़ भी रहे थे। क्वेश्चन पे भी आता हूं मैं, पहले एक बार। अच्छा याद रखना बच्चों, जैसे क्वेश्चन अभी आपने स्टार्टिंग से मत पढ़ो क्वेश्चन कभी भी। मैं खुद क्वेश्चन को हमेशा नीचे लेके जाता हूँ। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि बेस्ट तरीका यही है कि आप रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ो। चाहिए क्या सामने वाले को? ये नहीं उसे हलवा पूड़ी सब कुछ पकड़ा दिया, ओके मेरे डायबिटीज है,
जान लो पहले कि उसको खाना क्या है। तो पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ लो। Identify by clicking on a relevant box in the table which type of working capital funding strategy each company is employing, that is aggressive, matching and conservative. चलो पहले ना थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, मेरे को कंसेप्ट समझाने का मौका ही नहीं दे रहे हो आप, जल्दी से आंसर कर दे रहे हो, तो थोड़ा सा वो नहीं बना पा रहा हूं मैं अपना और। तो दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है फंडिंग और एक होता है फाइनेंसिंग। एक मैंने आपको पढ़ाया था वर्किंग कैपिटल फंडिंग थ्योरी का फेवरेट क्वेश्चन है फंडिंग स्ट्रैटेजी और फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी। फाइनेंसिंग होता है कि पैसा आ कहां से रहा है, पैसा आ कहां से रहा है, पैसा इक्विटी से आ रहा है, डेट से आ रहा है, फलाने से आ रहा है, आ कहां से रहा है। और दूसरा क्या है, फंडिंग, लगाया कितना है, किसमें लगाया है, करंट एसेट में कितना, नॉन करंट एसेट में कितना। तो मुझे कौन बच्चा बताएगा, बाबे बता सकते हो कंजर्वेटिव में क्या होता है, कंजर्वेटिव में आप ज्यादा पैसा कहां लगाते हो, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तो मेरे स्टूडेंट नहीं होंगे, ये कोई अन्यथा ना समझे, ये आज से ज्वाइन किया है, ये अभी अभी आया है। कंजर्वेटिव में क्या हुआ है, कंजर्वेटिव में लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा लगाते हो, कंजर्वेटिव बंदा क्या है, लॉन्ग टर्म असेट्स में लॉन्ग टर्म फंडिंग ज्यादा लगाएगा, बल्कि करंट असेट में भी वो थोड़ा पैसा कहां से लगाएगा, लॉन्ग टर्म फंड से। कंजर्वेटिव बंदा, यहाँ पे फंडिंग की बात हो रही है, तो फंडिंग, आपकी फंडिंग कहां से करवाओगे आप, ज्यादा फंडिंग, अच्छा ज्यादा सेफ क्या मानता है होगा कंजर्वेटिव बंदा, किसको सेफ मानेगा, लॉन्ग टर्म फंड को या शॉर्ट टर्म फंड को, लॉन्ग टर्म फंड को। ऑब्वियसली अगर आपको पैसा 10 साल के लिए मिले और 10 दिन के लिए मिले, कौन कहाँ ज्यादा रिस्क है, 10 दिन में आपको इमीडिएट बेसिस पे देना पड़ेगा, तो कंजर्वेटिव बंदा लॉन्ग टर्म फंड पे डिपेंड है। मैचिंग क्या करेगा, लॉन्ग टर्म सोर्स को लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से। रेग्रेसिव क्या करेगा, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म को भी शॉर्ट टर्म से। समझ आ गई इतनी बात, अब देखते हैं, दोनों की बतानी है, काइंस केन्स की और एबल की, जो भी नाम है, इतने अच्छे अच्छे नाम रखते हैं लोग। बता दो जल्दी से, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी क्या है केन की और एबल की। ऐसा क्वेश्चन भी किया है हमने बच्चा, मैक्सिमम और मिनिमम से क्या निकल जाता है, एवरेज नहीं, मिनिमम उसे 15 चाहिए, मैक्सिमम 20। तो परमानेंट, परमानेंट कौन सा है, मिनिमम वाला परमानेंट है, और जो 5 है वो उसको क्या बोलोगे आप, फ्लक्चुएटिंग। मतलब 20 - 15 में से आपको 5 तो आपका फ्लक्चुएटिंग हो गया, और परमानेंट 15 कैसे हो गया, जो आपको हमेशा चाहिए। मतलब कह रहा है मैक्सिमम 20 मैक्सिमम, बट मिनिमम कितना बोल रहा है, कहता है भाई आप कहीं घूमने जा रहे हो, बोलो, बोल रहा है कि मिनिमम 5,000 रुपए लेके जाना और मैक्सिमम 7,000 रुपए, तो 5,000 रुपए तो कम से कम खर्च होंगे ही होंगे, जो एक्स्ट्रा 2,000 है होंगे या ना होंगे डिपेंड करता है, कुछ तुमने मस्ती कर दी एक्स्ट्रा तो हो जाएंगे वरना नहीं होंगे। अब इसके पास लॉन्ग टर्म फंड है 17 मिलियन, तो 15 मिलियन तो ये फंड कर देगा, 15 मिलियन तो यूज कर लेगा परमानेंट में, और बचा हुआ 2 मिलियन भी कहाँ यूज कर लेगा, शॉर्ट टर्म में। तो एक कौन सी पॉलिसी होगी, एक तरीके से कंजर्वेटिव पॉलिसी होगी। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे लॉजिकल, अच्छा क्वेश्चन, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, ओनली दिमाग रिक्वायर्ड, जो कि हमारे पास है नहीं, सॉरी है ना। 17 मिलियन भाई, 17 मिलियन का क्या कहानी है, 17 मिलियन का लॉन्ग टर्म फंड है, मेरा परमानेंट फंड मुझे चाहिए 15, 15 को 15 से कर दिया, वो तो ठीक है, अभी भी 2 मिलियन लॉन्ग टर्म फंड बचा है, तो क्या करूंगा, उसकी आरती उतारूंगा, उसको भी कहाँ यूज कर लूंगा, शॉर्ट टर्म में क्यों लूंगा, शॉर्ट टर्म में फंड, तो शॉर्ट टर्म में भी लगा रहा हूँ कुछ पैसा, और लॉन्ग टर्म में इतना पैसा है कि कुछ शॉर्ट टर्म में भी लगा लूंगा, तो मैं किस टाइप का पॉलिसी फंडिंग कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव। एक बार चेक कर ले भाई, क्या बात है। और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, 18 का 18, और बचा हुआ फ्लक्चुएटिंग, तो क्या हो गया, मैचिंग, मैच हो गई, मैचिंग तो समझते हो गए, लाइक स्वाइप सब्सक्राइब, नहीं समझते।
आखिरी आखिरी जंग। अभी तक तो आपने सारे क्वेश्चन को हरा दिया। बताओ, डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप ऐसे कर रहे हो, जो इजी क्वेश्चन होंगे कम से कम 8-9 रैंक दिखाई दे रही है मुझे। अर्निंग पर शेयर पूछ लिया, वो भी एफएम में। अकाउंट्स के इतने बड़े बड़े धुरंधर है हमारे पास, उनसे ईपीएस पूछ लिया, पर बच्चों से हो नहीं पाया, ऐसे कैसे? अर्निंग यील्ड दी हुई है, डिविडेंड यील्ड दी है। अर्निंग यील्ड जानते हो ना, कोई भी यील्ड कैसे होती है, प्राइस पे निकलती है। अर्निंग यील्ड हमेशा क्या होगी? अर्निंग यानी ईपीएस जो भी है अपॉन मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस इनटू 100। कोई भी यील्ड है, डिविडेंड यील्ड हमेशा क्या होगी? डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस, अगेन शेयर प्राइस इनटू 100। जो भी प्राइस है ना, यील्ड हमेशा, फंडा याद रखना जिसको भी याद नहीं है, यील्ड हमेशा प्राइस पे लगती है। तो ये तो थोड़ा सा ना उल्टा पुल्टा क्वेश्चन, मतलब आपको बैकवर्ड चलना है या क्या करना है? ईपीएस के लिए दो चीज चाहिए मुझे, तो अर्निंग और नंबर ऑफ शेयर। सिंपल सी बात है, आप किसी तरीके से अर्निंग निकाल दो, नंबर ऑफ शेयर मैं बता देता हूँ, मुश्किल वाला काम मैं कर देता हूँ। इसमें नंबर ऑफ शेयर निकालना सबसे मुश्किल है, बट उसके लिए मैं हूं। मुश्किल चीजों के लिए आसान चीजें आप लोग कर लो। कैसे निकालोगे सर नंबर ऑफ शेयर? तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 30, और एक की कितना है? 0.5। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 30। कितना आ गया? 60। 60 मिलियन शेयर्स। मुश्किल वाला काम कर दिया बच्चों। जो आप थैंक यू बोल रहे हो मनी मन, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और कुछ बोल रहे हो तो प्लीज मत बोलो। अर्निंग निकाल के दिखाओ जल्दी से। आपको डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड को इससे डिवाइड करोगे 4% से तो क्या निकल के आ जाएगा? डिविडेंड को 4% से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस और अर्निंग यील्ड को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? ईपीएस। आंसर आ गया, देख लो कैलकुलेशन। भाई 60 मिलियन है, डिविडेंड पर शेयर 3 डिवाइड बाय 6.05 पर शेयर निकाल दिया। शेयर प्राइस को डिविडेंड को यील्ड से डिवाइड किया तो शेयर प्राइस आ गया बच्चों। अभी फॉर्मूला बताया ना, वो तो शेयर प्राइस ही बचा, दो चीज दी, तीसरी चीज निकल जाएगी। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे? अर्निंग पर शेयर निकाल दिया यील्ड और शेयर प्राइस को यूज करके। अर्निंग पर शेयर ही तो निकालना था, वैसे डायरेक्ट आ गया आंसर। आप यहाँ पे बिना डिवाइड, इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, टोटल अर्निंग निकाल सकते थे। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 4 क्वेश्चन बच्चे हमने देखे, देखो डन है। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, सेक्शन ए के चारों क्वेश्चन क्लियर है। हालांकि सेगमेंट सारे टेस्ट करेंगे। आप में से बच्चे पूछते हैं सर क्या छोड़ दें? कुछ नहीं छोड़ सकते। और थ्योरी को जो बच्चे समझते हैं, खासकर देखो, पहली बात तो आप थ्योरी की बहुत टेंशन लेते हो। मैंने कई बच्चों को ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ थ्योरी को लेके। एफएम जैसे पेपर में मेरे को बहुत डाउट आते हैं कि सर थ्योरी थ्योरी परेशान कर रही है। पहले तो आप समझो बच्चा, 60 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है। हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, मतलब 60 मार्क्स में रिटर्न थ्योरी तो आएगी ही नहीं। तो कोई बच्चा थ्योरी की टेंशन क्यों ले रहा है? इसमें 2 क्वेश्चन थ्योरी के थे, 4 मार्क्स की थ्योरी थी, बट वो थ्योरी कभी भी रट्टा मार के क्रैक हो सकती है? वो पूरी की पूरी थ्योरी तो कंसेप्ट बेस्ड है। पहली बात तो कुछ लर्न करना ही नहीं है, समझना है, और समझना है तो पूरा एफएम ही समझना है। दूसरी बात, लिखने के लिए अगर आएगी तो सेक्शन सी में आएगी 40 मार्क्स का, और 40 का 40 पूरा थ्योरी तो आ ही नहीं सकता। 50% तो प्रैक्टिकल आएगा ही। एमपीवी निकालने को आएगा, वैक निकालने को आएगा, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 20 मार्क्स की जो थ्योरी है उसमें बिल्कुल जीरो ही ले आओगे क्या? 20 मार्क्स के लिए 80 मार्क्स खराब करोगे क्या? पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फिर थ्योरी की बात करो। तो ये है बच्चा हमारा सेक्शन ए।